स्टार्ट। अच्छा ध्यान देना, और नया स्टैंडर्ड मेरे साथ लिखते जाना, नोट्स मेरे साथ ही बनाते जाना, बिकॉज बाद में बनना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, तो मेरे साथ लिखते जाना। नाम रहेगा आपका इंडेस 115, और इसके लिए अगर हम लिखे कि क्या है ये, तो इट इज रेवेन्यू। क्या हुआ? मत हो, इतना आइडिया नहीं है। इट इज प्रेफरेबल कंटिन्यू करो, फिर वो रेफर टू पेज नंबर दिस कर देंगे करके। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर। अच्छा, तो एक नया सा स्टैंडर्ड है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ध्यान देते जाना। सबसे पहली चीज, क्या क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं। पहला वर्ड क्या है आपका? रेवेन्यू। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद क्या है? कस्टमर। तो तीन वर्ड को हम लोग समझेंगे तो स्टैंडर्ड ज्यादा समझ में आएगा। रेवेन्यू, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद कस्टमर। अच्छा, जनरली अगर मैं पूछूं कस्टमर क्या होता है, तो आप बता सकते हो कस्टमर क्या होता है? जिसको सेल्स करता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा प्रिसाइसली बोलूं, सेल्स तो हम लोग बहुत चीजों का करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी बेचते हैं और गुड्स भी बेचते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का मतलब है टू हुम गुड्स आर सोल्ड इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी। इन द सेंस, अगर मेरा बिजनेस है मार्कर पेन बना के बेचने का, तो मार्कर पेन जिसको बेचा जाता है वो कस्टमर है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। लेकिन जिस मशीन से मैं मार्कर पेन बनाता हूं, मान लो वो मशीन भी कभी ना कभी बेची जाएगी, बिकॉज 8-10 साल यूज करने के बाद वो भी बेचना पड़ेगा। तो जब वो बेचना पड़ेगा, तब जिसको बेचा जा रहा है वो कस्टमर नहीं है। उसका सेल का आपको इंडेक्स 16 में दिखाया जाएगा कि कैसे वो करने का करके। यहां पे हम कौन से कस्टमर की बात कर रहे हैं? जिसको हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स बेचते हैं, मतलब हमारा डेली रूटीन है, ये समझता है। तो यहां पे खाली लिख लेते हैं टू हुम गुड्स आर सोल्ड। ऐसा तीनों का लिखा जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो एंड में ही लिखना। कस्टमर मतलब कौन? तो टू हुम गुड्स आर सोल्ड in an ordinary business activity. To whom goods are sold in an ordinary business activity. अच्छा, मैंने कल गुड्स के बारे में लिखा है, वो सर्विस भी हो सकता है। टू हुम गुड्स आर सोल्ड, और आई कैन से सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, बट वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, विच इज क्वाइट इम्प्लाइड करके, कि जिसको गुड्स दिए जाते हैं या तो जिसको क्या दी जाती है? सर्विस। सो दीज आर कस्टमर्स। अच्छा, अगर अभी हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो एक रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मतलब एक तरीके से बोलूं तो यहां पे अगर नटशेल में, देयरफॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड। देयरफॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड। अब ये क्या है वो समझता है। उसके बाद रेवेन्यू का मतलब, फिर एक साथ तीनों समझा देता हूं। रेवेन्यू मीन्स प्राइस expected to be received from customer.
प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड का जो नाम था उसका हम लोग ने थोड़ा थोड़ा मतलब लिख दिया है। अब एक साथ समझते हैं कि ये क्या है करके। तो सबसे पहले इतना लिख के हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड कब आया, कैसा है, वो सब चीज़ें समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक लिख के हो गया है तो डन टिल हियर। अच्छा, अब एक चीज़ समझाता हूँ जिससे ऊपर की तीन चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखना, ओके, यहाँ पे देखना थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या है करके। आपको याद है आपका आईपीसीसी, अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट आईपीसीसी, जब हम आपने कभी शायद पढ़ाई की होगी इसलिए पास हुए, तो उसमें दो स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। एक था AS7 करके और एक था AS9 करके। अच्छा, AS7 का नाम क्या था? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS7 का नाम था आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और AS9 का नाम था रेवेन्यू रिकग्निशन। अच्छा, अब तब दो स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों थी? एक्चुअल में क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन करते तभी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, मतलब पैसा कमाया जाता है, हाँ। और कंस्ट्रक्शन के अलावा जो थे वो कहाँ पे कवर थे? AS9 में कवर थे, और कंस्ट्रक्शन वाले AS7 में कवर थे। अच्छा, ऐसा रीजन क्यों था ये भी समझ लेते हैं सबसे पहले, तो आगे का कंसेप्ट समझने में ईजी रहेगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मान लेते हैं AS9 का प्रिंसिपल क्या था मालूम है? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। अगर आपने कभी पढ़ा हो, एक 2 पेज का स्टैंडर्ड था, 2-2.5 पेज का, उसमें एक मेन प्रिंसिपल था, व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। सामने वालों को रिस्क एंड रिवॉर्ड दे दिया, मतलब अपने को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बराबर ये था। लेकिन फिर AS7 अलग से क्यों बनाया गया? देखो, गुड्स एंड सर्विसेज तो ट्रांसफर हो जाते हैं इजीली, जैसे ऑर्डर दिया आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में। लेकिन मान लो आपने मुझे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा, तो क्या 10-15 दिन लगेंगे या मोर देन वन ईयर जनरली लगेगा? मोर देन 1 ईयर लगेगा। मान लेते 3 साल लगेगा बिल्डिंग बनने में, तो आई एम कॉन्ट्रैक्टर, उस बिल्डिंग के लिए आप जो पैसा दोगे वो मेरे लिए क्या रहेगा? रेवेन्यू। अब बिल्डिंग बनने के लिए 3 साल लगेगा, तो रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर होंगे? जब एक्चुअल में बिल्डिंग बनेगा और आपको ट्रांसफर दे दिया जाएगा पोजीशन उसका। तो उस केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर 3 साल तक खर्चा करेगा, तो खर्चा करेगा तो 3 साल तक खर्चा दिखेगा, और इनकम सीधा कब दिखेगा? 3rd ईयर के इसमें दिखेगा पूरा इनकम। तो ये गलत है कि सही है? गलत है। तो इसीलिए AS9 में उसको कवर नहीं किया गया था कि व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एंड ट्रांसफर्ड। AS7 एक अलग से बनाया गया और उसमें बोला गया कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इन द सेंस आपका जितना % काम होता है उतना रिकॉग्नाइज करो, तो वो मैच बराबर होगा कि इतना % काम हुआ तो उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, बिकॉज उतने % का डेबिट में कॉस्ट भी दिख रहा है। इसलिए अलग से एक AS7 बनाया गया था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जहां पे एक मेथड था परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन। अगर हम AS9 में कवर करते तो गलत हो जाता, मैचिंग कंसेप्ट वायोलेट हो जाता, बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड 3rd ईयर में जाता। तो ये समझ में आता है कि IPCC में क्या था करके, ऐसा कुछ था। तो AS9 था, AS7 था। अब हम CA फाइनल की बात करते हैं। अगर हम बात करें CA फाइनल की, तो CA फाइनल में भी पहले 2 स्टैंडर्ड हुआ करते थे। मतलब आपके अगर पहले हम बात करें तो जिस बैच में अगर समझो कुछ लेक्चर लिया, तो उसमें ऐसा था कि 2 स्टैंडर्ड थे आपके। एक था IND AS 11 और एक था IND AS 18। IND AS 11 था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, सेम, और यहां पे था ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर अब ये स्टैंडर्ड नहीं रहे। अब क्या किया गया है? ये वाले स्टैंडर्ड्स को विड्रॉ कर लिया गया है।
आपको पता है मैंने शायद कभी इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि जो ये इंडेस 11 है इसका मतलब ये क्या रहेगा, IFRS या IAS, IAS रहेगा। और मैंने बोला था IAS 1 से लेके 41 तक है। धीरे धीरे उसमें से जो चीज अभी पुरानी हो गई स्टैंडर्ड उसको विड्रॉ करते जा रहा है और उसके अगेंस्ट क्या इशू होते जा रहा है, IFRS इशू होते जा रहा है। हालांकि कंबाइंड में हम लोग उसको IFRS ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखने जाए तो अभी IAS धीरे धीरे कट होते जाते हैं और उसके अगेंस्ट क्या आ रहा है, IFRS आ रहा है। तो ऐसे ही ये इंडेस मतलब एक तरीके IAS को हटाया गया है और इसके जगह पे एक नया, मतलब अगर मैं बोलूँ तो एक IAS को हटा दिया गया, IAS 11 और 18 को, और इसके जगह पे इशू किया गया IFRS। IFRS कौन सा इशू किया गया, 15। वैसे से IFRS 15 इशू किया गया तो इंडिया में उसको हम लोग क्या IFRS बोलेंगे, नहीं हम उसको इंडेस ही बोलेंगे। बट नंबरिंग चेंज हो जाती है IFRS की, 15 से क्या हो जाएगी 115। याद रखने के लिए कि जो 100 के सीरीज में वो IFRS वाले है तो ये 115 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये क्या खाली ये दो ही चीजें हटी है, नहीं बहुत सारी चीजें हटी है। इवन एक गाइडेंस नोट हुआ करता था रियल एस्टेट के लिए कि रियल एस्टेट वाले अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। कुछ प्रोनाउंसमेंट है ICAI के कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए अगर लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह है। तो बहुत सारी चीजें 6 से 7 चीजें यहाँ पे कट हुई है और उसमें जाके फिर ये नया स्टैंडर्ड बना है 115 करके, जो भी हम लोग सीखेंगे। इवन मैंने दूसरी चीजें नहीं लिखी बिकॉज वो काम की नहीं है कि पहले क्या था ये याद रखना, खाली मेन 2 स्टैंडर्ड मैंने लिख दिए जो कट हो गए ऐसा बोलने के लिए, और नया आ गया है 115 जो हमें पढ़ना रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर पुराने स्टैंडर्ड थे तो नए स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब पुराना कोई प्रिंसिपल गलत था क्या, तो हाँ पुराने जो स्टैंडर्ड थे वो एक्चुअल में गलत रेवेन्यू रिकॉग्निशन बताते थे। अब आपको लगेगा फिर इतने सालों से तो यही फॉलो हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है जैसे आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी देखा रहेगा। वैसे अब यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन करने का तरीका भी चेंज हुआ है और अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको जस्टिफाइबल भी लगेगा, आपको लगेगा हाँ अब ये बराबर है, पहले तो हम लोग खाली करने के लिए करते थे, तो अब वाला जो तरीका है आपको क्या लगेगा, थोड़ा ज्यादा प्रॉपर लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा विच इज बट ऑब्वियस बट ज्यादा प्रॉपर रहेगा करके और ज्यादा लॉजिकल रहेगा। अब पढ़ते हम इंडेस 115 करके। हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्मली प्रिंसिपल क्या था, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एंड ट्रांसफर्ड, और यहाँ पे परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन था। अभी यहाँ पे रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है इंडेस 115 में, तो ये रिकॉग्नाइज होता है बेस्ड ऑन रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, revenue is recognized based on five-step model। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन 5 स्टेप्स मॉडल, मतलब अभी हम लोग को पढ़ने की 5 स्टेप्स क्या होते हैं। आपको लगने में लगेगा 5 स्टेप्स इजी है, लेकिन ये 5 स्टेप्स पढ़ने में ही 5 लेक्चर चले जाएंगे अपने, तो टोटल 15 to 18 मतलब 15 to 12 आवर्स के से इतने चले जाएंगे खाली ये 5 स्टेप पढ़ने में, और काफी लॉजिकल रहेगा। अब 5 स्टेप का मैं आपको एक बर्ड आई व्यू दे देता हूँ कि ऊपर ऊपर से ये है ये है ये है, फिर हर एक लेक्चर में एक एक स्टेप ऑलमोस्ट कवर होगा कि ये कौन सा है ये कौन सा। अभी पहले समझते कि ये 5 स्टेप क्या है, मतलब एक मैक्रो व्यू ले लेते हैं कि 5 स्टेप क्या है करके। एंड जस्ट टू हैव अ मैक्रो व्यू आई नीड टू गिव यू वन एग्जांपल जिससे चीजें आपकी थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी करके। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, या तो उसके पहले चलो 5 स्टेप मॉडल लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इंडेस 15 का 5 स्टेप मॉडल। तो हेडिंग दे देते हैं 5 स्टेप मॉडल ऑफ इंडेस 16, या तो पॉइंट वाइज, या तो चलो पॉइंट वाइज देना तो पॉइंट वाइज, मैं पॉइंट चलो मैं स्टार ही कर देता हूं। 5 स्टेप्स मॉडल ऑफ इंडेस 115। चलो पहले इसको लिख लेते हैं फिर एक साथ समझते हैं, मेरे साथ लिखते जाना जो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट रहेगा देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, 5 स्टेप्स है तो पहला वाला मैं लिख रहा हूँ देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन।
मैं बार बार आगे जाके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं लिखूंगा, हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? पीओ करके, बिकॉज ये बहुत बार आने वाला है। देन स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन प्राइस। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस को हम शॉर्टकट में बोलेंगे टीपी करके। एंड फिर स्टेप नंबर 4 रहेगा अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा, देन नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्टेप नंबर 5 विच इज लास्ट स्टेप, recognize revenue based on performance obligation discharged or satisfied। अच्छा, तो इतना लिखा, फिर उसको एक साथ समझते हैं। अभी तक आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझा रहेगा बिकॉज मैंने एग्जाम्पल ही नहीं लिया, तो आपको खाली समझा कि कुछ तो 5 स्टेप लिखा है करके। अब एक एग्जाम्पल लूंगा ना तो ये 5 स्टेप आपके याद हो जाएंगे अच्छे से। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। इवन इफ यू रिफर मॉड्यूल, द स्टेप्स आर गिवन इन दिस मैनर ओनली। इवन इंडेक्स का टेक्स्ट भी देखोगे तो इसको एक एक करके समझते ये क्या है। इतना लिख के हो गया पहले सबका? फाइन। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रिफरेबल है आप भी मेरे साथ वो एग्जाम्पल लिखते जाना, तो समझ में थोड़ा जल्दी आएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, ज़रा देखना। ऐसा है कि आप जहाँ पे सीए फर्म में आर्टिकलशिप में काम करते हो, वहाँ आप ऐसा है कि पानी पी के बीमार वगैरह पड़ते हो, ऐसा है वहाँ का, तो उसको थोड़ा टेंशन है। तो उसको आपके बीमार होने का टेंशन नहीं, उसको उसके काम रुकने का टेंशन है। तो वो ऐसा है कि क्या करता है, वो वाटर प्यूरीफायर खरीदता है। कौन? सीए। तो वाटर प्यूरीफायर खरीदने वो सीए कहाँ पे जाता है? मान लेते हैं विजय सेल्स में जाता है। तो विजय सेल्स में जाएगा तो थोड़ा वो लिख लेते तो थोड़ा समझने में ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे कोई मिस्टर ए है जो सीए है, मिस्टर ए हु इज़ लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको क्या खरीदना है? वाटर प्यूरीफायर। तो वो किसके पास जाएगा? लेट्स से विजय सेल्स। अच्छा, तो इस केस में अगर हम बात करें विजय सेल्स की, तो यहाँ पे देखना ये एक विजय सेल्स है और यहाँ पे एक पार्टी है मिस्टर ए, और कौन किसके पास जाएगा? तो देखो, और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बायर कौन है और सेलर कौन है, कुछ चीज़ आइडेंटिफाई करो। विजय सेल्स वाला कौन है? सेलर। और हम हमेशा ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो हम कौन रहेंगे बताओ, बायर या सेलर? सेलर, बिकॉज हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। और ये है बायर। अच्छा, इसको क्या खरीदना है? मिस्टर ए को वाटर प्यूरीफायर खरीदना है आर्टिकल्स लोगों के लिए। तो यहाँ पे विजय सेल्स वाला प्रोवाइड करेगा। अगर हम देखेंगे तो विजय सेल्स वाला यहाँ पे कुछ सर्विस प्रोवाइड, यहाँ पे कुछ चीज़ देगा। वो क्या क्या चीज़ देगा वो देखना। वो देगा सबसे पहले तो वाटर प्यूरीफायर। तो ये लिख देता हूँ मैं कि फर्स्ट इज गोना गिव यू वाटर प्यूरीफायर। अच्छा, खाली इतना ही देगा या उसकी कुछ वारंटी वगैरह भी रहेगी? वारंटी भी रहेगी। एक चीज़ और, वाटर प्यूरीफायर के साथ आपको अगर पता हो तो नॉर्मली 3 महीने के बाद फिल्टर चेंज करना होता है। आप करो ना करो वो दूसरी बात होती है, लेकिन जनरली फिल्टर चेंज करना होता है बिकॉज वो पानी को क्लीन करते करते वो खुद खराब हो जाता है। तो ना उसको चेंज करना होता है 3 महीने में। लेट अस अज्यूम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम 6 महीने में चेंज करते हैं फिल्टर, तो 6 महीने का। और ये विजय सेल्स वाला है ना, पहला 2 सर्विसिंग फ्री देता है। मतलब पहले 2 बार फिल्टर चेंज करोगे आपसे 0 रुपये चार्ज कर दिया जाएगा। फिर 2 ये फिल्टर चेंज करने के बाद जब फिल्टर चेंज करना रहेगा तब आपको क्या देना पड़ेगा?
पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है आपको, सर्विसिंग दे रहा है, या तो फिल्टर चेंज करके दे रहा है, तो मैं सर्विसिंग लिख रहा हूँ, सर्विस दे रहा है, और उसके बाद वो वारंटी भी दे रहा है। तो वो 3 चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्यूरिफायर, सर्विस और आपका वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, कितनी सर्विस दे रहा है फ्री वाली, तो 2 सर्विसेज, और फ्री सर्विसेज है ये। और वारंटी की बात करें तो 1 ईयर की वारंटी दे रहा है कि कुछ भी हो गया, जैसे हमारे मोबाइल के साथ भी आती है 1 साल की वारंटी, कुछ भी हो गया तो आप गैलरी में जा सकते हो वैसा। तो ये 3 चीज़ें दे रहा है वो। अच्छा, मुझे बताना ये कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है, विजय सेल्स, मिस्टर ए को। इसके अगेंस्ट मिस्टर ए को कुछ ना कुछ देना होगा या नहीं देना होगा, देना होगा। ऐसा फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, ही हैज टू पे समथिंग। तो आई कैन से दैट नाउ मिस्टर ए हैज टू पे समथिंग, एंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, ट्रांजैक्शन प्राइस। क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस, जो पैसा उसको देना रहेगा। यू कैन अज्यूम एनी वैल्यू, लेट अस से सबसे पहली चीज, ये 3 चीजों को क्या बोलेंगे, वाटर प्यूरिफायर, सर्विस और वारंटी, इसको हम लोग बोलेंगे पीओ। क्या बोलेंगे, पीओ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। उसके बाद यहां पे एक ट्रांजैक्शन प्राइस लिख देते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस, लेट अस से विच इज प्यूरिफायर 15,000 का आता है टोटल अपना, 15,000 का प्यूरिफायर आ जाता है ऑन एन एवरेज, कैंट का बोलो या किसी भी चीज़ का बोलो, तो 15,000 अप्रॉक्स। अगेन उसमें भी क्वालिटीज़ होती है, बट हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते कि कितने फिल्टर के स्टेज होते हैं, आरओ, यूवी प्रोटेक्शन, ऐसा सब होता है उसके अंदर। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन प्राइस इज 15,000। अच्छा, ना अगर हम आगे बात करें, अब मुझे बताओ जनरली ये इनवॉइस वगैरह साइन होगा, मतलब लिखा जाएगा, तो एक तरीके से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। तो पहली चीज, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो क्या है यहाँ पे, एक कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट स्टेप, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट, यस। तो फर्स्ट स्टेप है, देखो जब भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, हम हमेशा कौन रहेंगे यहाँ पे, सेलर, दैट इज विजय सेल्स। हम विजय सेल्स है, और हमारे बीच में और कस्टमर के बीच में ये हमारा कौन है, बायर, मतलब एक तरीके से कस्टमर है, जिसको हम लोग प्यूरिफायर, मतलब हम लोग हमेशा बेचते रहते हैं, तो ये कस्टमर है। उसके बाद देखो फर्स्ट स्टेप था देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल और इट कैन बी इम्प्लाइड। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मुझे बताओ विजय सेल्स को कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर करनी है, 3। प्यूरिफायर भी देना है, सर्विस भी देनी है, वारंटी भी देनी है। ओके, नाउ मुझे ये बताना थर्ड चीज, डू यू नो द ट्रांजैक्शन प्राइस, आपको कितना रुपया मिलने वाला है। ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब विजय सेल्स को कितना रुपया कस्टमर से मिलेगा, विच इज नथिंग बट रेवेन्यू। जैसे अगर मैंने आपको ऊपर बताऊं, सबसे पहले जो लिखा था यहाँ पे, अगर रीड करोगे, प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम और रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर विच इज 15,000 इन दिस केस, और टू हुम गुड्स आर सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये कौन हो गया आपका, विजय, सॉरी सीए हो गया, जिसको प्यूरिफायर बेचा जा रहा है। और ये कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है। एक आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी देखेंगे। अच्छा, अब वापस यहाँ पे आते हैं, तो आपको ये भी समझ में आता है, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन प्राइस। अब आगे जाते हैं, मुझे बताओ आपको ये जो सर्विस दी जा रही है, 2 सर्विसेज फ्री में दी जा रही है, एक्चुअल में फ्री में दी जा रही है या फिर ये 15,000 में वो भी कवर्ड है, कवर्ड है। मतलब जब उसने 15,000 प्राइस डिसाइड करेगा तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन किया रहेगा कि मैं इतने में नॉर्मली बेचता हूँ, 13,000 में ये सर्विसिंग का इतना, वारंटी का इतना। अच्छा, कभी कभी क्या आप अगर विजय सेल्स में जाओ और उनको पूछो कि हमको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, तो वो एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं कि 1 साल का वारंटी नहीं चाहिए प्यूरिफायर का, 2 साल का चाहिए, तो ही विल से कि 1 साल और एक्सटेंड करना है तो आपका इतना चार्ज रहेगा। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि सामने वाला पर्सन, विजय सेल्स वाला, आपको अलग से वारंटी भी बेचता है, अलग से आपको सर्विस भी देता है, और अलग से आपको वाटर प्यूरिफायर भी बेचता है। तो तीनों चीजें, 3 एक प्रोडक्ट नहीं है ये, एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट्स है, 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। यहां पे मान लो अगर मैं बोलता हूं वारंटी अगर 1 साल का आप लेने जाओ ना, यू हैव टू पे 1,000 और लेट अस से 2,000। वारंटी अलग से लेने जाओ तो 2,000 रुपया पर एनम देना पड़ता है। तो एक तरीके से वो वारंटी का 2,000 रुपया वो ऐड करके ही चल रहा है उसके अंदर।
उसके बाद अगर आप सर्विस लेते हो ना तो एक सर्विसिंग का 500 रुपीज़ लगता है। लेट अस अज्यूम 500 कि 300 फिल्टर का और 200 लेबर का चार्जेस मिला के तो आपका 500 रुपया एक सर्विस का लगता है। तो इनटू आपको 2 सर्विस फ्री दे रहा है, तो एक तरीके से वो आपको कितना रुपए का यहाँ पे दे रहा है, 1000 रुपये का सर्विसिंग दे रहा है। स्टैंड अलोन प्राइस बोल रहा हूं, मतलब अगर आप अलग से कभी सर्विसिंग कराओगे तो कितना रुपया चार्ज करेगा, 500 रुपया चार्ज करेगा करके, तो वो आपको 1000 रुपये का वो एक बेनिफिट दे रहा है। तो स्टैंड अलोन वाटर प्यूरिफायर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, अगर मैं देखने जाऊं तो 15,000 टोटल कलेक्ट कर रहा है। तो स्टैंड अलोन यहां पे कितना आ जाएगा आपका, 12,000। ओके, अब मैं देखो क्या बोलता हूं, स्टेप नंबर 1 आपको पूरा बायाट ही होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 व्हाट इज, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कि इसको क्या डिलीवर करना है विजय सेल्स वाले को, और वो डिलीवर करने के बाद उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलेगा, दैट इज आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन प्राइस। और ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस मिले ये किसी एक चीज के लिए नहीं है, एक साथ 3 चीजें कनेक्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4th स्टेप क्या है, अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद स्टेप अप्लाई क्या किया, इस 15,000 को मैंने क्या किया, यहाँ पे अलोकेट कर दिया। तो ये जो अलोकेशन किया ना, इस स्टेप नंबर कौन सा है आपका, 4। ये जो मैंने अलोकेशन वर्ड लिखा है इट इज स्टेप नंबर 4। अगेन ये इतना छोटा नहीं है, हर एक स्टेप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं खाली आपको एक मैक्रो व्यू दे रहा हूं एक एग्जांपल के थ्रू से। अब मुझे पता ना, अब 15,000 जो है उसके बाद लास्ट में क्या बोला है, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज और सेटिस्फाइड। इसके लिए मैं आपको चलो एंट्रीज पास करके बताता हूं कि एंट्रीज कैसे होगी करके। और मान लेते हैं ये वाटर प्यूरिफायर कब सेल करा गया है मालूम है, 1419 को, 1419 को। तो मुझे पता ना विजय सेल्स वाला, आप हमेशा सेलर रहोगे, विजय सेल्स वाला कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मतलब एंट्री क्या पास करेगा फर्स्ट डे पे, मुझे बताओ। अगर आप विजय सेल्स वाले हो, व्हाट इज द एंट्री जो आप पास करोगे 1 तारीख को, रेवेन्यू कितने रुपए का बुक करोगे, 15,000, 12,000, 1,000, 2,000, 15,000। बिकॉज आप बोलोगे सर दे तो दिया वाटर प्यूरिफायर पूरा सर्विसिंग के साथ वारंटी के साथ, तो 15,000 बुक करना चाहिए। ये था आपका एएस डाइन का प्रिंसिपल कि प्यूरिफायर दे दिया तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, चलो 15,000 बुक कर दो। ये स्टैंडर्ड थोड़ा और डिटेल में जाता है, ये बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में अगर आपने जो अर्न किया है आपने उसको भी वारंटी दी है, वो अभी आज दी है ना, वो 1 साल खत्म होने के बाद बुक करनी चाहिए। अभी आपने सर्विसिंग दिया है क्या सामने वाले को, नहीं, तो आपने प्योर डिस्चार्ज ही नहीं किया। देखो आज का एंट्री होगी, अगर मैं आपको बताने जाऊं तो फर्स्ट डे को अगर मैं विजय सेल्स के यहां पे जर्नल एंट्री पास करता हूं, जर्नल एंट्रीज बोला तो चलो एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्रीज। अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहला डेट आप 1/4 कब पास करोगे, तो 19 को। आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट बोलोगे या तो बोलोगे डेटर अकाउंट डेबिट अगर पैसा उधार पे है, बट बैंक डेबिट कितने से होगा, अगर वो पैसा देगा तो 15,000, यू विल से 15,000 रुपीज। बट जब आप 2 लिखोगे ना तो एक लिखोगे सेल ऑफ वाटर प्यूरिफायर विच इज योर रेवेन्यू जो आप बुक करोगे, विच इज 12,000, जो ये वाला है। और ये जो 1,000 और 2,000 है ना, आज नहीं कमाया है, जब सर्विसिंग दी जाएगी तब कमाया जाएगा, अभी तक को डिलीवर नहीं किया है। तो यहां पे और 2 चीजें आएगी, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू और आएगा 2 अनअर्न्ड वारंटी रेवेन्यू। which is 1,000 and 2,000। ये एंट्री समझा। तो आज रेवेन्यू आपने तो आज खाली एसी ही दिया है ना, तो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितने हैं, 3, और आपने आज कितना ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई किया है, खाली एसी ही सॉरी या फिर यहाँ पे वाटर प्यूरिफायर ही दिया है, तो आपने एक ही डिस्चार्ज किया तो उसी का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होएगा। अब जब 6 महीने बाद एक सर्विसिंग दी जाएगी तब उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होएगा। मतलब मान लो अभी 6 महीने बाद, तो फर्स्ट 4 के बाद अगर आप 6 मंथ्स गिनते हो तो
शायद कितना आता है 30 सितंबर या तो 1 अक्टूबर। तो अगर मैं 1 अक्टूबर की बात करता हूँ, 1 अक्टूबर 19, अब क्या होएगा, तो हम सर्विस देने जाएंगे, तो सर्विस देने जाएंगे तो तब खर्चा होगा जब सर्विस दी जाएगी कंपनी का, तो तब डेबिट में खर्चा आएगा, तो रेवेन्यू भी तभी क्रेडिट में आना चाहिए। तो अब क्या होगा, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू टू सर्विस रेवेन्यू विच इज 500, बिकॉज आपने एक ही सर्विस प्रोवाइड की है अभी वैसा। और अगर मान लो दूसरी सर्विस नेक्स्ट ईयर में ही आती है तो तब बुक होएगा, बिकॉज तब एक्चुअली में वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया गया था। तो इट इज क्वाइट लॉजिकल, अगर आप देखने जाओगे कि जब जब जो चीज़ दी जा रही है तब तब रिकॉर्ड करो करके रेवेन्यू, अभी सीधा 15,000 मत लेके जाओ। जैसे ग्रांट डेट की बात थी कि ग्रांट डेट पे बोला था कि एम्प्लॉय तुम 3 साल सर्विस दोगे और हम आपको शेयर देंगे, तो ग्रांट डेट पे थोड़ी कुछ रिकॉर्ड हुआ था, जैसे जैसे सर्विस मिलते जाएगी वैसे वैसे रिकॉर्डिंग हुआ था। तो वैसे अगर मैंने आज बोलता मैं आपको सर्विस दूंगा, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, जब एक्चुअली में सर्विस दी जाएगी तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सो विच इज प्रॉपर, पहले का जो अकाउंटिंग था उसमें सीधा 15,000 बुक होता था। मान लेते दूसरा सर्विसिंग भी 31 मार्च को ही है, तो मतलब 6 मंथ्स बाद, तो 31 मार्च 20 को सेम एंट्री वापस पास होगा कि सर्विस प्रोवाइड किया है करके। तो अब ये थोड़ा ज्यादा प्रॉपर लगता है पहले वाले से अगर हम देखने जाए तो। अब इसके बाद और एक एंट्री आएगा, बोलो एंट्री अभी कौन से डेट का आएगा, तो आपका वापस 31 मार्च को वारंटी पीरियड खत्म होता है, तो अभी क्या आएगा आपका अनअर्न्ड वारंटी रेवेन्यू टू वारंटी रेवेन्यू, कितना रहेगा 2000। ये देखो ये कैसे आया था 1000 में बता देता हूँ, 500 इंटू 2, तो वो एक एक करके ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई किया। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो ऊपर क्या था वारंटी रेवेन्यू, तो अनअर्न्ड वारंटी रेवेन्यू टू वारंटी रेवेन्यू विच इज 2000। अच्छा, इसमें कोई डाउट है या बराबर है, ये सब बराबर है, विच इज प्रॉपर, ओके। अब आपको 5 स्टेप शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, 5th वाला स्टेप पढ़ोगे तो आपको इस स्टैंडर्ड मेरे साथ ही याद करना है, खत्म करना है, हम समराइज करते जाएंगे हर हाफ एन आवर के बाद या 1 घंटे के बाद। सर ये वारंटी रेवेन्यू में इंटरेस्ट पोर्शन नहीं हो सकता क्या? मतलब मैं 2 साल के लिए वारंटी दे रहा हूँ, हाँ 2 साल में मेरा कॉस्ट इतना होगा वारंटी का, मेरे को आज ही पैसा मिल जाएगा, तो मैं उस हिसाब से उसको डिस्काउंट करके कस्टमर से लो, ऐसा नहीं हो सकता? 2 साल बाद तुझे क्या मिलेगा पैसा, 2 साल का सॉरी तू 2 साल के बाद सर्विस देगा, तू बोल रहा है कि मतलब अभी मैं प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँ, बट सुन सबसे पहली बात, क्या तूने आज डिस्चार्ज किया है क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? वाई विल यू रिकॉर्ड, अंडरस्टैंड दिस। हाँ, तो जो मैं उससे ले रहा हूँ पार्ट, सुन, अगर तू आज वारंटी देता है और तुझे पैसा 2 साल के बाद मिलता है, तब तू 2 साल बाद वाले का प्रेजेंट वैल्यू आज निकालेगा और आज रेवेन्यू बुक करेगा और आगे का इंटरेस्ट के साथ बुक करेगा। आज तू किसी को तूने क्या दे दिया, वारंटी दे दिया, वो सॉरी वारंटी इन द सेंस सर्विसिंग दे दिया। तू ये नहीं समझ रहा है, तू क्या बोल रहा है मालूम है क्या, कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने का रेवेन्यू तभी बुक होता है जब तुम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करते हो। जिस दिन तुम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करते हो उस दिन पैसा मिला तो ठीक है, तो उसके पहले मिला पैसा अगर 2 साल बाद मिल रहा है तब प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। तेरा क्या मानना है, चल बता एक बार, तो मैं उसको जरा ये करूं। नहीं, तू जो ये बोल रहा है कि इस 2000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए,
हाँ, और क्या बुक करना चाहिए? रेवेन्यू। रेवेन्यू में बुक करना चाहिए। जैसे हम अर्नड जो बोल रहे हैं परफॉर्मेंस, जैसे कि मुझे 2 सर्विस देनी है उसे, हाँ, मैं सपोज एक साल बाद एक चीज, इंटरेस्ट कब आता है मालूम है? जब पेमेंट में डिले होता है। इंटरेस्ट कब आता है? जब पेमेंट में डिले होता है। यहाँ पे सामने वाले ने पेमेंट में डिले किया है या नहीं किया है? अब जब तू वो डीआरसी की बात करता है, हम आज पैसा देने वाले हैं या 7 साल बाद? 7 साल बाद। तो 7 साल बाद देंगे तो इसलिए आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू बुक करते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम ये करते ये स्टेप अलोकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो हम 2 साल बाद की, मतलब सपोज 2 साल बाद वारंटी या सर्विस देने वाला हूँ, 2 साल बाद तू वारंटी या सर्विस देगा। सपोज सर्विस देगा 2 साल बाद। तो मैं 2 साल बाद के हिसाब से अलोकेट करूंगा कि करंट क्या कॉस्ट हो रहा है मेरा, उस हिसाब से अलोकेट करूंगा। ये मतलब ये वाला जो है, अब 2 साल बाद वाला कॉस्ट तुझे नहीं पता रहेगा ना, तू आज जो डील किया उस हिसाब से तूने वही आज जब तूने 15,000 डिसाइड किया रहेगा तो कुछ तो डिसाइड करके ही किया रहेगा कि मैं किस चीज का कितना चार्ज कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आज ये चार्ज कर रहा हूँ, फ्यूचर में ये इन्फ्लेशन चल रहा है कि इतना इन्फ्लेट हो सकता है, लेबर चार्जेस या हाँ हाँ, मैं इतना ऑब्लिगेशन तो दे रहा हूँ। अगर वो मुझे पता है कि इन्फ्लेट होने वाला है उतना, तो मैंने आज ही डिसाइड करके प्राइस रिकवर किया रहेगा ना। हाँ, तो वही बोला, जो आज रिकवर करूंगा, हाँ, उसमें वो फैक्टर ऐड करके करूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये तूने 1000 कैसे डिसाइड किया रहेगा? ये सोच के ही ना कि तू 6 महीने बाद सर्विस देगा तो कितना लगेगा। तो फिर वो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट आ ही गया ना कि इन्फ्लेट करके ही आया वो 1000। मतलब अभी भी नहीं समझा तू क्या पूछना चाहता? मतलब तेरे को खाली वो इंटरेस्ट का ये है क्या? अगर इंटरेस्ट का करेगा तो तू करेगा कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तू क्या बोल रहा है कि मैं डिस्काउंट करके यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिख दूँ और हर महीने बुक करते जाओ इंटरेस्ट, वैसा? हाँ, हम इंटरेस्ट की वजह से कमा ही नहीं रहे। तू लॉजिकली सोच, अगर तूने किसी को बोला कि मैं 2 साल बाद तुझे ये चीज़ दूंगा, बराबर, 2 साल बाद तुझे ये चीज़ दूंगा करके, तो तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होएगा ना, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इंटरेस्ट वगैरह वैसा नहीं। इट इज़ अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन। एक चीज़ और इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट कब आता है मालूम है? जनरली हम लोग आगे इसमें भी पढ़ेंगे, जब ग्रेटर देन 12 मंथ्स का डिले रहेगा, दैट इज अ सब्सटैंशियल पीरियड माना जाएगा। इट इज अ नॉर्मल केस जहाँ पे ऐसा नहीं। ऐसे तो फिर हर डेटर का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैंने डेटर को गुड्स बेचा, बोला 2 महीने बाद पैसा देना, तो मैं जैसे 2 महीने में बोला, ओवर मतलब सपोज 2 साल की वारंटी है और 2 साल के बाद पैसा दे, वो सर्विस देगा। या तो एक काम कर, प्रेजेंट वैल्यू का केस आने दे। मैं ये बोल रहा हूँ सर्विस तभी दे रहा है ना। अभी तो तू बुक ही क्यों करेगा? तू खाली इसको अनअर्न्ड ही रखने का, एक साथ ही लेके जाएगा, वैसा है। एक आएगा केस, एक केस आएगा जहाँ पे मैं तुझे समझाऊंगा कि कब ऐसा होता है जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है और कब होता है जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली नहीं जाती करके। उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो एक एलिमेंट आएगा, नहीं तो उसको भी डिस्कस नहीं करते, वो तब आएगा ना। फिर याद दिलाना मेरे को, ये मैं तेरे को तब वो ऑटोमेटिक क्लैरिफाई ही हो जाएगा तेरे को। मैं तेरे को उसमें एक्सेप्शंस भी बताऊंगा। कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे इसको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग मतलब इंटरेस्ट माना जाता है, और कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे नहीं माना जाता। तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दे, वो थोड़ी देर आगे जाके ही बताते। पहले ये तो क्लियर करते 5 स्टेप। हाँ, 1 साल का ही था। हाँ, अगर वो 2 साल का होता तो इस साल में नहीं आता, 21st को आता। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल का वारंटी पीरियड खत्म हो गया तो मैंने मेरा पीओ डिस्चार्ज कर दिया। अब मेरे पास वो आएगा नहीं, तो मेरा मतलब अभी आई कैन बुक माई रेवेन्यू ऑफ 2000। अच्छा, वही अगर मान लो बीच में आता, ईयर एंड होता, तो मैं फिर अक्रूवल बेसिस पे बुक करता कि 2 साल का वारंटी है, तो मैं 1 साल का जितना होता है वो, मतलब 2 साल का 2000 है तो 1 साल का 1000 बुक करता। क्लियर है वो चीज? मतलब अक्रूवल बेसिस पे कैसा होता है वैसा। तो यहां पे ये क्लियर होता है। 5th वाला स्टेप जो मैंने लिखा है, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज एंड सेटिस्फाई। जब पीओ डिस्चार्ज होएगा, मतलब अलोकेशन करने के बाद, अगर ये डिस्चार्ज हुआ तो इतना रिकॉग्नाइज करो, ये डिस्चार्ज हुआ इतना रिकॉग्नाइज करो, ये डिस्चार्ज हुआ इतना रिकॉग्नाइज करो। अब हमें डिटेल में क्या सीखना है, एक एक स्टेप को डिटेल में सीखना है। जैसे कि क्या है, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशंस में एक ऑब्लिगेशन रहेंगे या फिर
3 रहेंगे या 2 रहेंगे, वो कैसे ढूंढना है। तो हर एक चीज़ के ऊपर एक डिस्कशन रहेगा। ये एकदम छोटा सा डिस्कशन है, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टेप 1 लिखते हैं हम लोग, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट करके, और उसको समझते हैं। तो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट में पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। 5 पॉइंट है थियोरी के, जो एक बार लिख के फिर एक साथ समझते। तो मेरे साथ ही लिखते जाना। आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट enforceable by law. Again, it can be written, oral or implied. दो लिख देता हूँ, implied, it can be implied also. Second, contract should clearly outline responsibilities and rights of each parties. Contract should clearly outline payment terms. Fourth, transaction should have commercial substance. एंड उसके बाद आपका लास्ट रहेगा इसमें, it is probable that consideration shall be received. अच्छा, आगे बढ़े इसमें। अगर इतना लिखा हो अभी एक बस शॉर्टकट है, बोला अगर वो याद आया तो उसको बता दूं, जिससे आपको याद होना चाहिए, बिकॉज थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट द 5 स्टेप मॉडल ऑफ इंडेक्स 115, थियरी क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। तो एक शॉर्टकट रहेगा आपका CPTAR करके। मतलब पहला क्या है, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, जो ये वाला है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद व्हेन आई से आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब सेलर क्या देगा और सेलर जो देगा उसके बदले उसको क्या मिलेगा, वो क्या रहेगा,
ट्रांजैक्शन प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस। उसके बाद जो भी उसको ट्रांजैक्शन प्राइस मिल रहा है वो कौन से वाले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए मिल रहा है, तो क्या करना है, अलोकेशन करना है, दैट इज फोर्थ स्टेप। और उसके बाद जैसे जैसे अलोकेट करने के बाद जो जो पीओ डिस्चार्ज होते जाएगा उसका रेवेन्यू क्या करते जाना है, रिकॉग्नाइज करते जाना है करके। अच्छा, तो सीपीटी एक्चुअली इट इज लाइक सीपीटी एआईआर, बट आई नहीं है मान लो और एआर है करके वैसा। तो यहाँ पे इतना होने के बाद अब यहाँ पे ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। छोटा सा एक थियोरी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देयर शुड बी एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। देयर शुड बी एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो सबसे पहले अग्रीमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब अगर दोनों के बीच में कुछ बात हुई है तो इट कैन बी इन्फोर्सिबल, मतलब हम उस पर केस वगैरह करें वैसा हो सकता है। मतलब मान लो कि हमने ऐसे ही बात हुई और हमने डिसाइड किया कि हम कल पिकनिक जाएंगे करके, और फिर एक ने ना बोल दिया, तो इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यस और नो? नहीं, तो ये चीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर, ऐसा वो लीगल समझ में आना चाहिए कि आपने फीस दी, मेरे को पढ़ाना है, या फिर आपने कुछ पैसा दिया तो आपको गुड्स मिलेगा, तो इट इज़ एन अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो एक थियोरी है ये, बस जो आपने लॉ में बहुत डिटेल में पढ़ा भी है कभी, बट ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शुड क्लियरली आउटलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ ईच पार्टीज। विजय सेल्स के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस देना है, प्यूरीफायर वगैरह, और उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलेगा, राइट उसका क्या है, पैसा लेने का। अगेन पैसा कितना रहेगा, पैसा कैसे मिलेगा, कितने दिनों में, या फिर वो पेमेंट टर्म्स भी क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद ट्रांजैक्शन शुड हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस। अच्छा, ये वर्ड कहीं ना कहीं पे सुना सुना ऐसा लगता है, इसके पहले भी कहीं पे आया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ असेट में। कोई बताएगा कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है? पीपी में बताया गया था, सब्सटेंस मतलब रियलिटी। एक सब्सटेंस ओवर फर्म बताया गया था ना, फर्म मतलब जो दिखावा होता है कि पर्दा है जिस पर आपको कुछ दिखाया जा रहा है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब पर्दे के पीछे जो रियलिटी है वो देखना, दैट इज सब्सटेंस जिसको बोलते हैं। तो सब्सटेंस मतलब रियलिटी, ये समझ में आता है। नाउ व्हाट इज कमर्शियल सब्सटेंस? कमर्शियल मतलब बिजनेस में एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है। सब्सटेंस मतलब जेन्युइन होना एक तरीके से, और कमर्शियल मतलब बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन होना। मैंने ऐसा समझाया था कि मान लो आपके पास एक कोई कार है जो ब्लू कलर का है, आप एक्सचेंज करते हो और उसके जगह पे ब्लैक कलर का कार ले लेते हो, बिकॉज आपको किसी आपके ब्राह्मण या फिर किसी ने बोला है कि ये कलर आपके लिए बेटर नहीं है करके वैसा, तो आपने एक्सचेंज किया। तो सेम मॉडल एक्सचेंज हुआ है, खाली कलर चेंज हुआ है। तो इससे आपको बिजनेस में होने वाले रेवेन्यू में कोई ज्यादा चेंज होने वाला है क्या? नहीं, सेम वो रेवेन्यू फेच करेगा, सेम टाइप का वो असेट है करके। तो यहाँ पे बोलते हैं ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अगर आप गाड़ी देके कुछ दूसरा चीज खरीदते हो वगैरह, तो गाड़ी से होने वाला इनकम, और ये छोड़ के अभी दूसरा मशीनरी आएगा मान लो, उसके से होने वाला इनकम, इसमें क्या होगा, इनफ्लो में चेंजेस रहेंगे। तो बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इफ देर इज चेंज इन इनफ्लो, मतलब पहले जो पैसा आने वाला था और अभी जो बाद में आएगा वो डिफरेंट है, कम या ज्यादा है, तो इसमें माना जाता है कि ट्रांजेक्शन एक्चुअल में जेन्युइन है। आपने बिजनेस करने के लिए ट्रांजेक्शन किया है, ट्रांजेक्शन करने के बाद असेट से कोई बेनिफिट सेम ही आ रहा है, मतलब वो एक्चुअल में कुछ फायदा ही नहीं है, वो सेल परचेस है ही नहीं, खाली एक्सचेंज है जिसका कुछ बुक ही नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे भी अगर आप गुड्स बेच रहे हो वगैरह तो कुछ पैसा आना जाना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो कंपनीज है कि एक विजय सेल्स वाला वाटर प्यूरीफायर उसको दे रहा है और वो क्रोमा वाला इसको वाटर प्यूरीफायर दे रहा है, तो यहाँ पे कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ट्रांजेक्शन का, पैसे की जगह पे वो दे रहा है। तो इसलिए मेन, और एक्चुअली में हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्वियसली हमेशा क्वेश्चन में रहेगा कमर्शियल सब्सटेंस। ये खाली प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से लिखा गया है कि कभी भी कोई फेक ट्रांजेक्शन ना करे। दोनों लोग अपना सेल्स हायर करने के लिए एक्सचेंज करते हैं कि क्रोमा वाला एक्सचेंज करेगा, वो करेगा, तो दोनों का टर्नओवर बढ़ जाएगा, तो वो फेक है ट्रांजेक्शन। तो वो एलिमिनेट करने के लिए बुलाएगी कि जेन्युइन ट्रांजेक्शन होगा तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। तो ये अपने केस में तो हमेशा होगा ये सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, हमेशा देयर इज एन कमर्शियल सब्सटेंस। और आगे, इट इज प्रोबेबल दैट अ कंसिडरेशन शाल बी क्या है, रिसीव्ड। मतलब हमने अगर ट्रांजेक्शन किया है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पैसा मिलने वाला है। प्रोबेबल मतलब ग्रेटर देन 50% चांसेस है, मतलब सब्सटेंशियली वी फील कि पैसा आने वाला है। मान लो आपका कोई बिजनेस है एयर प्यूरीफायर का ही, वो मतलब आपका विजय सेल्स का, और आपका कोई दोस्त आता है वाटर प्यूरीफायर लेके जाता है, बोलता है मैं पैसा दे दूंगा, अब दे दूंगा, और आपको पता है कि ये पक्का नहीं देगा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, तो इस केस में आपको उस एयर वाटर प्यूरीफायर का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज
नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज आज रिकॉग्नाइज करोगे 2 महीने बाद बैड डेब्ट्स बुक करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड बोलते हैं आज ही रिकॉग्नाइज नहीं करने का, कि बाद में बैड डेब्ट्स बुक करो तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही लग रहा है जिसको गुड्स बेचा है कि भाई इससे पैसा आने ही नहीं वाला, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही मत करो। बिकॉज रेवेन्यू का मतलब क्या है मालूम है? एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। और अगर एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि नहीं मिलेगा तो जीरो मिलेगा, तो जीरो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। और इसके ऊपर भी बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का, कि एक्सपेक्टेड वर्ड मतलब क्या है। बिकॉज जो पैसा आने वाला होता है वो कभी कभी वेरिएबल भी होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आगे जाके डिस्कशन होगा। मान लो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का है, तो आपको 3 साल का बिल्डिंग बनाने के बाद आपको मान लो 30 लाख मिलेगा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डिंग बनाओ, 3 साल में 30 लाख मिलेगा। तो फर्स्ट डे पे आपको क्या लगता है कितना मिलेगा? 30 लाख। लेकिन उसमें और एक बोनस एलिमेंट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से पहले खत्म करोगे तो हर महीने का आपको 1 लाख और दिया जाएगा, जितना जल्दी। बिकॉज जितना जल्दी खत्म करोगे उतना जल्दी वो बेच वगैरह पाएगा, उसको लगता है। तो बोलता है जितना जल्दी काम करो हम आपको 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दोगे। और मुझे लगता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, मान लेते 3 साल वाला काम मैं 2 साल में कर ही लूंगा करके, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या है फर्स्ट डे पे? समझ में आ रहा है? 30 लाख मिलेगा 3 साल का, प्लस मैं 12 महीने जल्दी करूंगा तो 12 लाख भी मिलेगा। तो मेरे को 42 लाख का रेवेन्यू आज ये करना चाहिए, मतलब मानना चाहिए, और उस हिसाब से फिर स्प्लिट करना चाहिए रेवेन्यू को। तो इसलिए एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड क्या है इस केस में? 42 लाख है। इवन आगे जाके मैं पेनल्टी भी बताऊंगा, इवन पेनल्टी भी रहेगी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि डिले किया तो पेनल्टी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। मतलब ये थोड़ा आगे का डिस्कशन है, मैं खाली अभी बता रहा हूँ। मैं अभी के लिए नॉर्मली बोल रहा हूँ जो पैसा हमें मिलने वाला है। अगर हमें पता है हमें कुछ नहीं मिलने वाला गुड्स जाने के बाद, तो रेवेन्यू बुक ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैसा आने ही नहीं वाला है करके। तो इसलिए वो लास्ट कंडीशन है कि इट इज प्रोबेबल दैट कि पैसा मिलने वाला है करके, इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड करके। तो 5 कंडीशंस थी थियोरी वाली कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, काफ़ी इजी अगर समझने जाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद राइट्स बताने चाहिए, पेमेंट टर्म्स क्या है वो बताने चाहिए, एक्चुअल में जेन्युइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और पैसा मिलना चाहिए, तो रिकॉग्नाइज करने का सेंस बनता है। अब इसके बाद कुछ चीज़ों का डिस्कशन होगा जिसके बारे में आपको कुछ आंसर्स देने रहेंगे करके। कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या रहेगा, और रेवेन्यू किस बेसिस पे बुक होगा? कॉन्ट्रैक्ट टर्म के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट टर्म मतलब आपने वारंटी 1 साल का दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का टर्म कितना था वारंटी का? 1 साल, तो उस पे बुक होगा। बीच में ईयर एंड आया तो उस हिसाब से क्या कर देंगे? अक्रूवल बेसिस के हिसाब से स्प्लिट कर देंगे। समझता है? अब मान लो कि आप जिम में मेंबरशिप वगैरह लेते हो, तो जिम वाले, अगर आपको पता रहेगा, जनरली मंथली चार्जेस जो रहते हैं ना उनके वो हाई रहते हैं। कि मान लेते हैं मंथली चार्जेस अगर 1500 है या 2000 है, लेकिन एनुअल मेंबरशिप होती है 8000 की, 9000 की या 10000 की। मतलब मंथली देखने जाओगे तो 1500 बनता है, तो उस हिसाब से 12 महीने का तो ज़्यादा बनता है। मंथली देखने जाओगे 1500 है तो आपका तो, लेकिन एनुअली क्यों सस्ता रखा गया? क्या जिम वाले का कैलकुलेशन मैथ्स खराब है, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि सारे लोग कब आते हैं? जनवरी में आते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और उनको लगता है कि वो 12 महीना करेंगे करके, लेकिन वो 12 दिन के अंदर ही शायद खत्म हो जाता है। उनको पहले से ही पता होता है ये आया है तो खाली पैसा भरने के लिए आया है, डोनेशन देने के लिए है, बाद में वो आने ही नहीं वाला है करके। ऑलमोस्ट मतलब 80% क्राउड वो होता है जो लोग जैन में मेंबरशिप लेते हैं करके। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि अब मान लेते एक जिम है, मतलब एक थोड़ा सा मैंने कुछ समझाया जिम के बारे में, अब उसमें जाते हैं। और जिम में एक एनुअल मेंबरशिप है जो आप लेते हो, लेटर से फॉर 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ में आप एनुअल मेंबरशिप लेते हो, और इसमें ऐसा एक क्लॉज है, ऐसा मान लेते इस जिम में ऐसा क्लॉज है कि आप 3 महीने तक हमारे पास जिम करो, हमारे जिम में आपको अच्छा लगा तो आगे कंटिन्यू करो। 3 महीने बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम आपको 9,000 विदाउट एनी पेनल्टी रिफंड दे देंगे। तो एक्चुअल में ऑन वेरी फर्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट टर्म 12 महीने का माना जाएगा या फिर 3 महीने का माना जाएगा? मैं ये 3 महीने का माना जाएगा। लॉजिकली समझो क्यों? बिकॉज आफ्टर 3 मंथ्स इट इज कैंसिलेबल, वो चाहे, और पेनल्टी वगैरह भी नहीं है कुछ भी। मतलब एक्चुअली में देखने जाओगे तो पैसा भले ही कलेक्ट कर ले, हम उसको रिफंड दे देंगे, बोला 9,000 का, अगर वो लेना चाहता है तो। हम एज अ प्रमोशनल एक्टिविटी ऐसा कर रहे करके, जिससे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो उस केस में जो पहले दिन रेवेन्यू मिला है तो हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितना है, खाली 3 महीने का ही है, और उस हिसाब से स्प्रेड किया जाएगा पहले 1,000 वैसा, और फिर आगे का जाएगा। पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितना माना जाएगा? 3 मंथ्स माना जाएगा। अच्छा, ये खाली एक एमसीक्यू का भी एमसीक्यू नहीं सॉरी क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने बता दिया कि नॉन कैंसिलेबल
ही लेने का, कैंसिलेबल वाला टर्म लेने का ही नहीं, बिकॉज वो टर्म है ही नहीं, बिकॉज कैंसिल हो सकता है विदाउट पेनल्टी। तो अच्छा पेनल्टी होता तो कि अगर आप 3 महीने बाद चाहे तो रिफंड ले सकते हो, लेकिन 9,000 12 महीने का 12,000 था, तो 9 महीने का आपको 9,000 बनता है, लेकिन हम आपको 5,000 ही देंगे। तो इस केस में फर्स्ट डे पे 12 महीना ही माना जाएगा, फिर जब होगा उस हिसाब से रिवर्सल वगैरह होगा। समझता है ये चीज? मतलब कैंसिलेशन है विदाउट पेनल्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म कौन सा आएगा? 3 महीना। कैंसिलेशन है विद पेनल्टी तो क्या आएगा? 12 महीना, वैसा करके कॉन्ट्रैक्ट टर्म। ये एक जिम का मैंने बता दिया। चलो तो एक मैं खाली एक लिख देता हूँ जिससे आपको वो याद रहे करके कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस किए उसके अंदर। पहला यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया यहाँ पे जिम का, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा है, आपका यहाँ पे 12 मंथ्स है, जिसमें से यहाँ पे 3 मंथ्स हैं कस्टमर कैन क्लेम, 12 मंथ्स का 12,000 है, क्लेम 9,000 विदाउट एनी पेनल्टी। Contract term is equal to 3 months in this case। खाली एक जिम का एग्जांपल दिया। ये क्वेश्चन में आएगा इसीलिए आगे जाके, तब आंसर अच्छे से लिखना रहेगा। अभी खाली एक समझा दिया कि ऐसा कुछ होगा तो। डन। आगे जाते हैं। एक और छोटा सा मेरे को डिस्कस करना है टोकन मनी के बारे में। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मान लो यहाँ पे बिल्डर है और यहाँ पे कस्टमर है जिसको घर लेना है, तो वो बिल्डर के पास जाता है और फ्लैट लेना है, तो वो टोकन मनी देता है। टोकन मनी, मुझे बताओ इस एग्जांपल में हम कौन रहेंगे? बिल्डर। हम हमेशा सेलर रहेंगे, बिल्डर रहेंगे। इसको टोकन मनी मिला मान लेते हैं 2,000 रुपीज़, एंड 2 मंथ्स के लिए वेट करना रहेगा। मतलब ऐसा है कि मान लो कस्टमर को कोई घर खरीदना है तो वो खरीदने के लिए बाद में पैसे देगा, लेकिन अभी एक टोकन मनी दे के रखता है कि ये 2,000 ले ले या फिर ये 10,000 ले ले करके, और मेरे 2 महीने में मैं आगे का पेमेंट करता हूँ करके। तो ये मनी रिफंडेबल होता है या नॉन रिफंडेबल होता है? नॉन रिफंडेबल। आपने घर खरीदा तो अच्छी बात है, आगे का पैसा तो नहीं खरीदा तो आपको वापस नहीं मिलेगा, नहीं तो फायदा ही क्या हुआ। और ये क्यों टोकन मनी लिया गया? जिससे इसको पता चले बिल्डर को कि ये जेन्युइन पर्सन है करके, कि इसके नाम पे हम रख सकते हैं फ्लैट, किसी और को नहीं बेचेंगे। तो मुझे बताना ये 2,000 जो रुपया है वो ज़्यादा भी हो सकता है, 20,000 वगैरह। मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए 2,000 लिखा है। तो अगर ये 2,000 रुपये उसे आज मिला है 1/4/19 को, तो द क्वेश्चन इज 2 महीना मतलब ख़त्म कब होएगा? तो 5/6, तो 1/6/19 को 2,000 रुपये का रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए उसको, बिल्डर को? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, सुनो क्यों? बिकॉज पीओ डिस्चार्ज कब होगा? पीओ अगर आप देखने जाओ तो जिस दिन पैसा मिला वो सर्विस, अब देखो इसको बिल्डर को पैसा मिलने के बाद, अगर मैं देखूं तुरंत उसने सर्विस थोड़ी दी, उसकी सर्विस क्या है, उसको 2 महीने तक वेट करना है। वो फ्लैट किसी और को बताना नहीं है, किसी और को बेचना नहीं है।
तो एक्सक्लूसिव ये 2 लाख रुपया ले, या 2 लाख नहीं, सॉरी इधर 2,000 रुपया, 2,000 रुपया लिया क्यों बिल्डर ने ट्रांजेक्शन प्राइस, उसका ऑब्लिगेशन ये इस फ्लैट को 2 महीने तक किसी और को बेचना नहीं है। अगर ये पैसा के दे देते तो इसी को बेच देंगे, और नहीं आए तो भी 2 महीने तक वेट करना है। तो इसका ऑब्लिगेशन है, ये कौन सी सर्विस दे रहा है, 2 महीने तक उस फ्लैट को अटका के रखने की इसके नाम पे। तो 2 महीने की सर्विस कब कंप्लीट होगी, आज नहीं होगी, वो 2 महीना जब खत्म होगा तब हो जाएगा, और फिर 2 महीने बाद अगर वो नहीं आया तो रेवेन्यू बुक हो जाएगा, और उसके पहले आया तो उसके पहले ही बुक हो जाएगा, कि जिस दिन आ गया तो वो खत्म, वो रेवेन्यू बुक कर देने का, उसने दूसरा भी पैसा दे दिया रहेगा वो भी बुक कर देने का। लेकिन अगर वो 2 महीने तक नहीं आया तो 2 महीने बाद ही बुक होगा, मतलब आज बुक नहीं करने का, बिकॉज कल फिर ये भी हो सकता है आज बुक करने के बाद एक्चुअली में उसकी सर्विस 2 महीने बाद दी जा रही है, इसीलिए तो प्रेफरेबल कब रहेगा, बुक होगा आफ्टर 2 मंथ्स, रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर 2 मंथ्स। अच्छा, अब इसमें आगे जाके बहुत सारे अलग अलग केसेस आएंगे, बहुत सारा थियरी आएगा जिसको हम लोग को डील करना रहेगा। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बारे में समझाना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अब ये क्या होता है ये समझते हैं। पहले इतना लिखा। अच्छा, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बारे में। ये थोड़ा ऑलमोस्ट डिस्कशन आपका पहले वाले पार्ट पे हो गया है। तो अभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो होता है यहाँ पे देर आर वेरियस केसेस जो हमें डिस्कस करना रहेगा। हम लोग को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 10 से 15 क्वेश्चन, जिसमें डिसाइड करना रहेगा कि यहाँ पे एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या फिर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मतलब ये है कि इन तीन चीज को एक ही माना जाना चाहिए और इन तीन चीज को अलग अलग माना जाना चाहिए। मतलब हमें ये डिसाइड करना है कि डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या फिर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो मैं आपको बताता हूं कि डिस्टिंक्ट कब रहेंगे और सिंगल कब रहेंगे, फिर उस केसेस पे हमारे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो जरा पहले छोटा सा एक थियोरी लिख लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। और हेडिंग देना सेकंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा, खाली एक चीज यहाँ पे लिख देते हैं, पीओ मीन्स, मीनिंग अगर लिखना है तो यहाँ पे पीओ मीन्स प्रॉमिस टू डिलीवर goods and services. PO means promise to deliver goods and services. अच्छा, अब ये डिस्टिंग कब होता है तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पेज पे ही मैं लिख रहा हूँ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंक्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ PO नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे लिखते हैं PO इज डिस्टिंक्ट, बीच में लिखेंगे PO इज डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग है करके। ये कब माने जाएंगे तो इसके लिए 2 केसेस है, तो फिर आपको थोड़ा लाइन ड्रॉ करना है अभी यहाँ पे। ये वापस
PO इज कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंक्ट, इसमें पहला पॉइंट लिखना है, कस्टमर शुड बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। Customer should be able to benefit from goods and services and each PO can be differently identified. अब ईच PO कैन बी डिफरेंटली आइडेंटिफाइड अगर ये लिखा है तो ये कब होगा, तो इसलिए इसके लिए 3 केसेस हैं। तो ज़रा 3 केसेस लिखने के लिए अभी इसके 3 पार्ट करने रहेंगे अपने को। तो जो सेकेंड वाला लिखा है, लिखा पहले आपने या नहीं लिखा? लिखा नहीं है, अच्छा। तो ज़रा 3 पार्ट्स करना है यहाँ पे, फिर एक साथ समझते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट्स रहेंगे। पहला, it should not be a single integration activity. It should not be a single integration activity. It should not be customization or modification of services. और उसके बाद इट शुड नॉट बी हाईली इंटर रिलेटेड। It should not be highly interrelated. अब ये क्या है, निगेटिव चीज़ें हैं, मतलब निगेटिव में निगेटिव है तो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब मैं अदर वे राउंड आपको इसको अलग तरीके से लिखा देता हूँ। ये जो मॉड्यूल का लैंग्वेज है वो लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझते कि ये क्या है करके। बढ़े आगे। अब यहाँ पे मैं इन अदर वर्ड्स लिखा देता हूँ अपने लैंग्वेज में यहाँ पे। तो इन अदर वर्ड्स, PO is considered as single if it is a single integration activity it is modification or customization of services। मैं लिख देता हूँ it is modification of services
समझे? स्टार्ट करें। लिखा इतना? ओके, अब मैं एक बार समझा देता हूँ इसमें क्या है। मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे मैंने मेरे एग्जांपल में कितनी बोली थी? 3, तो उसको 3 मानना चाहिए या फिर 1 मानना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन है। तो अब देखना, यहाँ पे पहले एक डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी गई है, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे इतना सारा, या फिर पहले शॉर्टकट समझते तो समझना ईजी हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वाला, अगर आप कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे रहे हो और वो सिंगल इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है, मतलब एक ही एक्टिविटी इंटीग्रेशन का, तो उसको एक ही माना जाएगा। अब ऐसे समझ में नहीं आता। मान लो अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, और लैपटॉप खरीदना और आपके स्पेसिफिकेशंस है, स्पेसिफिकेशन है इन द सेंस कि आपका जो मॉनिटर का स्क्रीन है वो इतना होना चाहिए, उसका डिस्प्ले ऐसा होना चाहिए, उसके बाद आपको इतने 16 GB रैम का ये चाहिए, आपका प्रोसेसर कौन सा चाहिए, आपको ग्राफिक कार्ड कौन सा चाहिए, आपको कीबोर्ड कौन सा वाला चाहिए, आपने लिख के दिया और सामने वाले ने सारी चीज़ें लाई, इंटीग्रेट की, असेंबल की और आपको दी। इस केस में आपने पीसी खरीदा है, तो अब जो पर्सन है उसके लिए कीबोर्ड लाना, सीपीयू को ये करना, फिट करना, उसके बाद असेंबलिंग करना, मॉनिटर खरीदना, ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने चाहिए कि उसको एट द एंड पीसी ही देना है, तो वो एक माना जाना चाहिए। एक उसके पास है तो बहुत सारी चीज़ है, बट उसको वो एक सारी एक्टिविटीज कौन सी है, तो सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी है, या तो मैं बोल सकता हूँ हाईली इंटर रिलेटेड एक दूसरे से, तो इसलिए ये क्या माना जाएगा? सिंगल पीओ। आप अलग अलग नहीं सोचोगे, नहीं तो अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट इन द सेंस फिर यही काम करना रहेगा। तो उसमें ये भी रहेगा कि अगर हम कंप्यूटर बनाते हैं तो जब एक छोटा सा पार्ट अटैच किया तो उसका पीओ अलग से वगैरह, तो एक ओवरऑल देखा जाएगा। लेटेस्ट से फॉर कंस्ट्रक्शन, आप बिल्डिंग बना के देते हो, तो बिल्डिंग बना के देना ये एक काम है, या फिर इसमें भी 1000 काम इन्वॉल्व है कि वो बेस बनाना, लोगों को अपॉइंट करना, मटेरियल खरीदना, वो इंजीनियर को बुलाना, आर्किटेक्चरल डिजाइन, ऐसे 1000 काम है। तो हर एक को एक अलग अलग पीओ नहीं मानेंगे। एट द एंड आपको क्या देना है? एज एन कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग देना है। जैसे अगर विजय सेल्स वाले को मान लो वो एसी बना के बेचता है, तो एसी बनाने के अलग अलग कंपोनेंट्स पीओ नहीं है, एट द एंड देना क्या है? एसी, तो वो पीओ हो जाएगा। क्लियर विद दिस? अच्छा, मान लो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अचानक से सामने वाला कस्टमर बोलता है कि अब मेरे को 5 फ्लोर का नहीं, थोड़ा और 2 फ्लोर एक्स्ट्रा करके चाहिए, या फिर डिजाइनिंग में थोड़ा चेंज करते हैं। तो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसमें क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ, तो उसको अलग से नहीं मानेंगे, एट द एंड तो आपको बिल्डिंग ही देना है, तो इसको क्या माना जाएगा? आपका एक ही पीओ माना जाएगा करके, अगर मॉडिफिकेशन है तो। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये बिल्डिंग बना के तो और एक बिल्डिंग बना के देना है, तो इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कि और एक पीओ आ गया करके। तो अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो मॉड्यूल के ही है, इसमें हम लोग को डिसाइड करना रहेगा यहाँ पे सिंगल पीओ है या फिर डिस्ट्रिक्ट। आपको समझता है ये निगेटिव में लिखा गया है, इट शुड नॉट बी सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी। अगर वो सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी नहीं है तभी क्या माना जाएगा? वो इट कैन बी सेपरेटली डिफरेंटली आइडेंटिफाइड, तब वो क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट। उससे चाहिए याद रखो कि सिंगल कब होता है, उसके अलावा क्या रहेगा? फिर डिस्टिंक्ट रहेगा करके। तो सिंगल इस केस में हो सकता है अगर वो सिंगल इंटीग्रेशन है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का ही मॉडिफिकेशन, या फिर हाईली इंटर रिलेटेड है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को आपको कुछ सप्लाई करना है, मान लो एनीथिंग, बैग सप्लाई करना है या फिर चेयर सप्लाई करना है, तो चेयर्स आपको सप्लाई करना है। मार्कर पेन की बात करते हैं, मैं आपको मार्कर पेन सप्लाई करूंगा करके, तो मार्कर पेन मैं 1 महीने का 10 सप्लाई करूंगा, तो 12 महीने का मैं 100 इजी इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे आप खाली ध्यान देते हो कि नहीं ये मुझे पता चले। तो अगर 1 महीने का 10 है तो 12 महीने का 120 सप्लाई करना है।
अचानक से 4 महीने बाद मुझे पता चला मुझे और ज़्यादा मार्कर पेन की ज़रूरत है, तो मैंने बोला अभी मेरे को और 20 आपको ज़्यादा सप्लाई करने हैं हर महीने। तो ये मॉडिफिकेशन नहीं हुई, ये ऑल टुगेदर नया पीओ हो गया कि पहले ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस देने थे और अभी और एक देना है करके। ये एग्जिस्टिंग का मॉडिफिकेशन नहीं कि एक बिल्डिंग ही देना है एक्स्ट्रा बना के। आपको ये समझ में आता है कि मार्कर पेन अगर मैं बोलूँ कि मैंने पहले एक ऑर्डर दिया था, अभी मैंने बोला और एक मेरे को 50-50 का एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये एग्जिस्टिंग मतलब 2 अलग पीओ माने जाएंगे कि ये वाला एक देना और दूसरा एक देना। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में इसके ऊपर सॉल्व, लेकिन मैं आगे जो जो आएगा उससे एक थोड़ा सा ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और, अगर अपने को शॉपिंग मॉल बनाने का है तो शॉपिंग मॉल बनाएंगे तो पहले बेसमेंट क्रिएट होगा जहाँ पे पार्किंग का जगह रहेगा, और उसके बाद क्या क्रिएट होएगा आपका शॉपिंग सेंटर वगैरह जो भी ऊपर वो क्रिएट होएगा। तो सबसे पहले बिल्डिंग बनने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ एक्चुअल में बनने से पहले दिमाग में बनाई जाती है, जैसे कि एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस, फर्स्ट इन योर माइंड एंड देन इन रियलिटी। तो वैसे ही पहले आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा उसका क्या रहेगा करके। तो आप क्या करोगे, पहले डिज़ाइन बनाओगे, डिज़ाइनिंग का काम कंप्लीट होगा, आर्किटेक्चर का वगैरह मान लो, सिविल इंजीनियर्स वगैरह जो अपना डिज़ाइन बनाते हैं, फिर कौन सा काम शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन। तो इस केस में दोनों एक्टिविटीज़ को क्या माना जाना चाहिए, अलग अलग, कि डिज़ाइनिंग एक अलग पीओ है, डिज़ाइन करके देना, और कंस्ट्रक्शन करके देना एक अलग पीओ है। क्योंकि ऐसा है कि मान लो जो कंपनी है ना, वो डिज़ाइनिंग किसी और से भी करवा सकता है, बिकॉज उनको इंडिया वाले लोगों का मान लो डिज़ाइनिंग नहीं पसंद आता, तो वो फॉरेन से कोई हायर करते, उससे डिज़ाइन बनवा के लेते, और इंडिया वाले को क्या बोलते हैं, ऐसे बना के दे। तो 2 अलग अलग चीज़ें हो गई, एक डिज़ाइनिंग वाला अलग हो गया और आपका कौन सा अलग हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन का चीज़ अलग हो गया। लेकिन मान लो ऐसा है कि डिज़ाइन जो है वो फाइनलाइज नहीं है, डिज़ाइन बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, फिर आगे पता चला डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करना है, फिर कंस्ट्रक्शन करना है। तो एक फेज कंप्लीट होके दूसरा फेज शुरू नहीं हो रहा है कि एक साथ डिज़ाइन बना दिया और फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। डिज़ाइन बनते बनते कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं ये बोल रहा हूँ, पहला वाला एग्जाम्पल क्या था, एक शॉपिंग मॉल वाला है जिसको पहले डिज़ाइन बनाना है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है। तो वो डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट एक पर्सन मिस्टर ए को भी दे सकता है, और डिज़ाइन बनने के बाद वो डिज़ाइन मिस्टर बी को देके बोलेगा बना करके। तो इस केस में दोनों आइडेंटिफाइबल है, अलग अलग है, तो इसको 2 पीओ बोला जाता है। लेकिन मान लो काम ऐसा है कि जो डिज़ाइन बनेगा उसी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज चीज़ों को मॉडिफाई किया जाएगा। वो ज़मीन ऐसा है, रॉकी सरफेस, हमको पता नहीं कब क्या होगा करके, तो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन हैंड इन हैंड जाएगा। एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू नहीं होएगा, डिज़ाइन बनेगा, काम होगा, फिर पता चला यहाँ पे ऐसी चीज़ है, मतलब यहाँ पे अगर कोई मतलब कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पे पत्थर है तो भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन थोड़ा मॉडिफाई किया, वापस काम किया, वापस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब एक ही काम एक ही आदमी को देना पड़ेगा, डिज़ाइनिंग का भी और किसका, कंस्ट्रक्शन का भी। वो डिज़ाइन करते करते क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस कितनी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, बिकॉज 2 अलग अलग फेज में नहीं हो सकता वो काम। इंटरनली हाईली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हाईली इंटर रिलेटेड है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसमें क्या होने वाले हैं, मॉडिफिकेशंस। या तो चलो क्वेश्चंस पढ़ते जिससे थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, जो मॉड्यूल के हैं आपके। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सोच के मुझे बताओगे, और फिर हम लोग यहाँ पे समराइज आंसर लिखेंगे कि वो डिस्टिंक्ट है या फिर सिंगल पीओ है। और फिर उसका जो मॉड्यूल का आंसर है वो ऐसा रहेगा कि ऐसा लिखना रहेगा आपको कि पीओ इज डिस्टिंक्ट व्हेन ऐसा ऐसा ऐसा, एंड इन द अबव केस बिकॉज ऐसा है तो ये आंसर है करके। तो वो बाद में देखेंगे, हम लोग सीधा कंक्लूजन वाला पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, तो मैं रीड कर रहा हूँ, आपके पास पीडीएफ भी है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से रीड कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू बिल्ड अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। तो एक है आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक है आपका कस्टमर। हम इसमें से कौन है, कौन है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ, मुझे लगा कस्टमर बोला, नहीं, वी आर सेलर ऑलवेज। ओके, द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, इंजीनियरिंग की सर्विस देना, डिजाइनिंग की सर्विस देना। फिजिबल है, वो दिख रहा है,
एंड साइट प्रिपरेशन, मतलब आपका डिज़ाइन बनाने के बाद, पहले बिल्डिंग बनाने से पहले या फिर वाटर प्यूरीफायर प्लांट बनाने से पहले उसका बेस क्रिएट करना पड़ेगा ज़मीन का। उसके बाद एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ पंप पाइप्स वगैरह खरीदना, इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग एंड टेस्टिंग फ्लो ऑफ वॉल्यूम्स पानी का वगैरह सब, वाटर क्वालिटी, आपको ये सारा, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, और सारे को कंबाइन करके देना। मतलब एक बोला गया कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बनाना है तो एक झंझट है या फिर बहुत सारे झंझट है, बहुत सारे झंझट है, तो हर झंझट को अलग पीओ मानना चाहिए या फिर एक साथ एक ही पीओ मानना चाहिए कि एट द एंड मुझे देना तो वाटर प्यूरिफायर प्लांट है, एक ही चीज़ देना है सीधा बना के। तो लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर द कंपनी हैज़ अ सिंगल और मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा है कि हम लोग ने थोड़ा सा बेस बनाया तो हम उसका अलग से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, स्प्लिट करेंगे रेवेन्यू को कि बेस बनाने का इतना, पाइप लगाने का इतना, ऐसा नहीं है। इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे होगा, स्टेज वाइज होगा एक्चुअली, कि 20% काम हुआ तो 20% रिकॉग्नाइज करो। अपना AS7 अगर थोड़ा सा याद है तो वो हम लोग कैलकुलेशंस बाद में करेंगे, अभी वो कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, रिकॉग्निशन वाला, वो स्टेप 5 में आएगा। अभी खाली ये है कि एक सिंगल पीओ माना जाएगा या फिर 2 पीओ माना जाएगा, तो क्या माना जाएगा, सिंगल पीओ माना जाएगा। तो बस यही लिखना है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो आपको सर्विस वगैरह दे रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 मैं खाली लिख देता हूँ क्वेश्चन का थोड़ा समरी जिससे आपको याद आए। कंस्ट्रक्शन कंपनी और यहाँ पे है कस्टमर, कस्टमर को क्या डिलीवर करना है, तो वाटर, क्या हुआ, तो हम लोग को उसको वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बना के देना है। तो इसके लिए ये वाला काम मल्टीपल, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बट हम सीधा बोलेंगे कि ये एक ही चीज़ बना के एट द एंड देना है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंगल पीओ। इसमें लिख देते हैं एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी, एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी। तो पहले हम लोग वो लिखेंगे कि डिस्टिंक्ट कब होता है वगैरह, वो जो डायग्राम बनाया था उसको पैराग्राफ में, और फिर एट द एंड ऐसा लिखेंगे कि एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी इट इज़ अ सिंगल पीओ करके। डन? नींद आ रही है तुम लोग को? नहीं ना? अच्छा ओके, अब आप ही आंसर बताओ तो ज़्यादा बेटर है, तो मेरे को पता चले। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। ज़रा इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, तो इसमें लिखा गया है क्वेश्चन 8 में, एन एंटिटी प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर अलॉन्ग विद द वॉइस कॉल सर्विसेज। जैसे अगर आपको याद रहेगा, अभी तो नहीं, हाँ, MTNL करके, मतलब पहले क्या था उनका लैंडलाइन आता था, और लैंडलाइन आता था, फिर अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो MTNL का भी इंटरनेट आता था, जिसका मोडेम वगैरह लगा के वो लोग उनकी इंटरनेट के सर्विस, मतलब ब्रॉडबैंड सर्विस देते थे करके। हालांकि अब वो जियो के आने से सारी चीज़ें बंद ही हो गई है, बट ऐसा होता था पहले। तो आगे, कस्टमर बाइज मोडेम फ्रॉम द एंटिटी, मतलब वो जो एक मोडेम लगता है वो कंपनी से हम लोग खरीदते हैं करके। अभी हम बोलो तो राउटर बोलो या फिर आपका वो जो भी चीज़ है वो, तो ये हम लोग मोडेम है, ये किससे खरीदते हैं, कंपनी से खरीदते हैं।
however customer can also get the connection from the entity and the modem from any other vendor. मतलब ज़रूरी है क्या कि अगर MTNL का इंटरनेट चाहिए तो उन्हीं से मोडेम खरीदना, या मार्केट से भी हम खरीद के ला सकते हैं, मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं. जैसे अगर आपको केबल वाले का इंटरनेट चाहिए तो उसी का वो जो भी ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, राउटर वगैरह आप मार्केट से भी खुद TP लिंक वगैरह से खरीद के ला सकते हो और लगा सकते हो, चाहिए तो उससे भी खरीद सकते हो. ओके आगे. The installation activity requires limited effort and the cost involved is almost insignificant. और उस मोडेम को इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही मतलब लाके खाली ऐसा 2-3 ऐसा ड्रिल मशीन से खिला वगैरह ठोकना रहेगा या फिर फिट करना रहेगा अगर दीवार पे करना है तो, और खाली वायर को अटैच करना है. मतलब इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी है, एकदम छोटी सी एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है. ओके. It has various plans where it provides either broadband services or voice call or both. अब अगर हम देखने जाए आर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट और नॉट, ये देखना रहेगा. चलो पहले अगर आपको पूछा जाए और हम यहाँ पे कस्टमर है या ब्रॉडबैंड कंपनी है, ब्रॉडबैंड कंपनी मतलब एन एंटिटी है विच प्रोवाइड सर्विसेज. एंटिटी कितनी चीज़ें सर्विस में देती है, मुझे बताओ पीओ कितने हैं यहाँ पे. चलो पहले आप बताओ हाउ मेनी पीओ दैट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर देयर. 1 2 3 4 जितना भी 3. कौन से मोडेम, ब्रॉडबैंड सर्विस, वॉइस कॉल. द रीजन वो मोडेम चाहे तो किसी और से भी खरीद ही सकता है, मतलब दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ये पीओ. उसके बाद उसके साथ इंटरनेट देना एक ये अलग चीज़ है और वॉइस कॉल देना भी एक अलग चीज़ है, तीनों भी अलग अलग बेचे जा सकते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट पीओस करके. तो जब जो चीज़ दी जाएगी उसका रेवेन्यू क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा. सिंपल है. तो देयर आर 3 पीओस. खाली अपने को ये लिखना है तो लिखते हैं यहाँ पे जो, तो वो समरी बना के लिखते हैं जिससे इजी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 8. एंटिटी है और यहाँ पे एक कस्टमर है. एंटिटी कस्टमर को 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है, मोडेम, उसके बाद ब्रॉडबैंड, उसके बाद वॉइस कॉल. तो आइडेंटिफाई करना है कि ये एक सिंगल पीओ है या फिर ये 3 अलग अलग चीज़ है. तो दीज आर डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 है. 1 2 3 3 चीज़ें. तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे, आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. वैसा है. अब इसका आंसर भी लिखना रहेगा तो एक डायग्राम बना के लिखने का और फिर लिख देने का, बिकॉज मतलब डिस्टिंक्ट कब होता है तो डायग्राम पूरा लिख देने का और फिर लिख देने का इन द गिवन केस, बिकॉज ये तीनों भी वैसे है, अलग अलग है तो इसको डिस्टिंक्ट माना जाएगा. वो हम देखेंगे. हम सीधा फाइनलाइज वाला आंसर लिख रहे हैं. 8th वाला लिखने के बाद 9th वाला रीड करते हैं, ज़रा देखते हैं ये कितना आता है समझ में. क्वेश्चन 9. An entity enters into a contract to build a power plant for a customer. हम power plant बना के देंगे customer को. The entity will be responsible for the overall management of the project, including services to be provided like engineering, site clearance, मतलब डिज़ाइन बनाना, साइट को क्लियर करना, बेस क्रिएट करना, फाउंडेशन मटेरियल वगैरह लाना, कंस्ट्रक्शन करना, पाइप वगैरह लगाना, इंस्टॉलेशन करना, ये सारी चीज़ें. वापस वो रिपीटेटिव क्वेश्चन है. अगर मैं सिंपल बोलूँ तो वाटर प्यूरीफायर के जगह पे क्या आ गया है, पावर प्लांट आ गया. और पूछा डिटरमाइन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज एंटिटी हैव. कितना रहेगा, सिंगल ही रहेगा वो. ठीक है, तो लिखते हैं इसका आंसर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तो वैसे इनिशियली आपको काफ़ी ऐसा नॉर्मल लगेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है. तो
एंटिटी है, यहाँ पे कस्टमर है, और यहाँ पे हम क्या बना के दे रहे तो पावर प्लांट। तो आपका आंसर रहेगा सिंगल पीओ। एज इट इज अ पार्ट ऑफ single integration activity, as it is a part of single integration activity। तो अभी तक कितने क्वेश्चंस हुए हमारे? 3, जिसमें एक में वाटर प्लांट था, यहाँ पे पावर प्लांट है, और यहाँ पे मोडेम वगैरह था, वो 3 अलग थे। तो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन का समरी भी याद होना चाहिए। आपको क्वेश्चन भी रेफर ना करने की जरूरत पड़े, आप सीधा ये आंसर वाला समरी देख लो तो भी आपको एक बार रेफर हो जाइए पीडीएफ फाइल। ओके, जाते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। 10 बजे लेते हैं ब्रेक, थोड़े 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या हुआ? क्वेश्चन 11 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, पढ़ लेते एक बार अच्छे से। क्या है? एंटिटी ए, a specialty construction firm enters into a contract with entity B to design and construct a multi-level shopping center with the customer। अच्छा चलो, इसके ये साथ साथ वो बनाते जाऊंगा। एक एंटिटी ए है और यहाँ पे एक एंटिटी बी है करके। चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, आप भी लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है एक एंटिटी ए और एक है एंटिटी बी। अच्छा, तो एंटिटी ए इज अ कॉन्ट्रैक्टर जो सर्विस देगा हमेशा। यहाँ पे ये सेलर ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर मतलब सेलर है, और आई कैन से सेलर, और हम हमेशा सेलर रहेंगे इस स्टैंडर्ड में। तो इसको कुछ सर्विसेज देना है मिस्टर बी को। ज़रा रीड कर लेते क्या सर्विसेज देना है। इतना लिख लिया पहले ये? अच्छा, देखते क्या सर्विसेज देना है। अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ मल्टी लेवल शॉपिंग सेंटर। तो एक शॉपिंग सेंटर बना के देना है अपने को, जिसमें क्या हो, कार पार्किंग फैसिलिटी लोकेटेड इन द सब लेवल्स ऑफ अंडरनेथ द शॉपिंग सेंटर। मतलब एक शॉपिंग सेंटर रहेगा जिसमें बेसमेंट में आपका कार पार्किंग रहेगा और ऊपर आपका शॉपिंग सेंटर जो है वो ही रहेगा। एंड एंटिटी बी solicits bids from multiple firms on both phases of the project, डिज़ाइन अलग से एंड कंस्ट्रक्शन अलग से। मतलब उन्होंने लोगों से बिड्स मांगे हैं, तो डिज़ाइन के लिए आप कितना चार्ज करोगे अलग से कोटेशन मांगा है, और अगर आपको कंस्ट्रक्शन दिया तो अलग से कोटेशन मांगा है। इतना पढ़ के अगर देखा जाए तो डिज़ाइन और आपका कंस्ट्रक्शन अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम लोग को यहाँ पे शॉपिंग मॉल बना के देना है। शॉपिंग सेंटर या फिर शॉपिंग मॉल, जिसमें यहाँ पे पार्किंग रहेगा आपका, और इसमें 2 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है इसको बनाने में। एक पहले डिज़ाइन बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन। एंटिटी डिज़ाइन बना के देगा और फिर कंस्ट्रक्शन करके देगा। तुम लिख रहे हो ना मेरे साथ? लिखा इतना? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब मैं सोच रहा था इतना बड़ा क्वेश्चन है पढ़ने के बाद वापस, तो इसलिए साथ साथ में समराइज करते जाते हैं। होगा ये कि एग्जाम के टाइम पे आपको क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, यही देख के क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ ही हो जाएगा इधर। अच्छा, नाउ द डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शॉपिंग सेंटर एंड पार्किंग फैसिलिटी इन्वॉल्व्स मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द architectural consultation and engineering through the procurement and installation of all the materials। अगर आपको मैं समझाऊँ तो सीधा यहाँ से वर्ड है आपका डिज़ाइन,
और कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें करने में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है करके, कि शॉपिंग सेंटर बनाने में पार्किंग फैसिलिटी, ये जो बनाना है शॉपिंग सेंटर और पार्किंग फैसिलिटी, इसमें मल्टीपल गुड्स चाहिए, आर्किटेक्चर को कंसल्ट करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की सर्विस चाहिए, मटेरियल लाना है, प्रोक्योर करना है, इंस्टॉलेशंस करने हैं, सारी चीज़ों का मतलब ये दोनों चीज़ें करने में बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व है, लेकिन वो तो वैसे भी सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी होती है एक चीज़ को बनाने में। बराबर, आगे बढ़ते क्या लिखा है, सेवरल ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी कंसिडर्ड separate performance obligation because entity A frequently sells the services such as architectural consulting and the engineering services as well as standalone construction services based on third party design। अगर हम देखने जाए एंटिटी ए के बारे में, एंटिटी ए अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि कौन सा फ्रीक्वेंटली सेल सर्विसेज सच एज आर्किटेक्चरल के बारे में कंसल्ट करना या फिर इंजीनियरिंग सर्विस देना, एज वेल एज स्टैंडर्ड खाली कंस्ट्रक्शन करके देना। अगर डिज़ाइन वगैरह रेडी है, किसने आर्किटेक्चरल का डिज़ाइन बना दिया है, इंजीनियरिंग की सर्विसेज है, हमें खाली जाके बनाने का, तो वो सर्विसेज भी देती है। मतलब क्या एंटिटी 3 अलग अलग सर्विसेज देती है, अलग से बेचती है। हाँ, तो यहाँ से भी लगता है कि अभी तक क्या है, ये डिस्टिंक्ट पीओ है, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आगे entity A may require to continually alter the design of the shopping center and parking facility during construction as well as continually assess the propriety of the materials initially selected, और मटेरियल जो सिलेक्ट किए थे वो प्रॉपर क्वालिटी के है कि नहीं, जो फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो अभी जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड है, कौन सा है, डिजाइन को आपको अल्टर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फेज कंप्लीट होगा डिजाइन का, उसके बाद कौन सा शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन का। यहां पे ऐसा है कि आप डिजाइनिंग के सर्विसेज दे के कंस्ट्रक्शन कोई और नहीं कर सकता। द रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे डिजाइनिंग हमेशा क्या करना पड़ेगा, अल्टरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पर्सन कर रहा है डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन, ये ए ही कर रहा है, लेकिन उसके लिए डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन अलग इसलिए नहीं माना जाएगा बिकॉज डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन आर हाईली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर डिजाइन खत्म होने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, नो ऑल्टरेशंस आर देयर, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में दोनों अलग अलग है, इंटरनली कनेक्टेड नहीं है इतने ज्यादा। लेकिन मैं बोलता हूं कि डिजाइन और कंस्ट्रक्शन हैंड इन हैंड चलता है, एक खत्म होकर दूसरा शुरू नहीं होता। तो इस केस में पूरा बिल्डिंग बना के देना ही हमारा ऑब्लिगेशन है यहाँ पे। सो डिटरमाइन द हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर डज द एंटिटी हैव। तो इस केस में मटेरियल चेक करना, उसके बाद डिजाइनिंग और वो कंस्ट्रक्शन ऑल्टरेशन के साथ काम करते जाना, ये साथ में चलेगा। डिजाइन खत्म हो गया, दूसरा काम चालू नहीं होगा, उस केस में अलग अलग होता। अगर ये लाइन ऐसा नहीं होता, मिस्टर ए लाइक मेक्स द डिजाइन एंड देन इट स्टार्ट्स कंस्ट्रक्टिंग इट, ऐसा होता तो उस केस में ऐसा होता कि डिजाइन एक अलग चीज है, कंस्ट्रक्शन एक अलग चीज है। इस केस में दोनों साथ में चल रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बिकॉज दे आर डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन हाईली क्या है, इंटर रिलेटेड है, इसलिए सिंगल पीओ माना जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे जो पैराग्राफ में ही लिखते हैं, एंटिटी ए हैज और सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन as the design and construction are highly interrelated, highly interrelated because the design needs to be continually altered। मेन आंसर रहेगा सिंगल पीओ, बिकॉज ऑल्ट्रेशन है।
क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा गया है। कुछ हुआ है क्या? नहीं ना? अच्छा, क्वेश्चन 12 देखते हैं, फिर तो ब्रेक लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, जिससे एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना। देखना, एंटिटी है यहाँ पे, एन एंटिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब हम क्या बना के देते हैं? कुछ सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम लेते हैं तो समझना इजी हो जाएगा। टैली से आप जो भी बोलो। अच्छा, enters into a contract with customer to transfer a software license, perform an installation service and provide unspecified software updates and technical support online and telephonic for a period of 2 years। वापस मैं पढ़ता हूँ, हम टैली सॉफ्टवेयर देते हैं, सॉफ्टवेयर का क्या होना चाहिए? लाइसेंस वर्जन होना चाहिए, तो उसका लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, तो एक लाइसेंस दे देंगे। हम लोग ने बोला है कि हम लाइसेंस दे देंगे। दूसरा हम क्या प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करेंगे, और इंस्टॉलेशन के साथ साथ आगे क्या देंगे? हम अपडेट्स, और क्या देंगे? टेक्निकल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे करके। अगर हम आगे बढ़ते हैं, द एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। अगर अलग से चाहिए तो अलग से खाली लाइसेंस मिलेगा, इंस्टॉलेशन हम नहीं करवाएंगे, हमसे इंस्टॉलेशन कराना है तो वो भी हम करा देंगे, या फिर टेक्निकल सपोर्ट मतलब हम खाली लाइसेंस दे देंगे, फिर वो टेक्निकल सपोर्ट हम चाहिए तो अगर आपके पास ऑलरेडी वैसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसका लाइसेंस है वगैरह, तो हम खाली फ़ोन पे आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, वैसा वाला सर्विस भी हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे द इंस्टॉलेशन सर्विस रिक्वायर्स, द इंस्टॉलेशन सर्विस इंक्लूड्स चेंजिंग द वेब स्क्रीन। अब ये चेंजिंग द वेब स्क्रीन क्या होता है? फॉर ईच टाइप ऑफ यूज़र, कुछ बता सकते हैं कोई? जैसे टैली है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है मान लो, तो चेंजिंग द वेब स्क्रीन का मतलब है, आगे लिख लेते हैं, देखो पढ़ते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा है कि मान लेते हैं अगर टैली का सॉफ्टवेयर अगर मैं देता हूँ, मैं एंटिटी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर के साथ लाइसेंस देता हूँ, मैं इंस्टॉलेशन देता हूँ, मैं अपडेट्स देता हूँ और टेक्निकल सपोर्ट्स देता हूँ। उसमें से जब मैं इंस्टॉलेशन का सर्विस देता हूँ ना, तो उसमें मैं चेंजिंग द वेब स्क्रीन, इसका मतलब ये है कि जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा पीसी में, तो एक टीम है, मान लो यहाँ पे 10 लोग मार्केटिंग के बैठते हैं, यहाँ पे 10 लोग जो स्टॉक के बारे में वैल्यूएशन करते हैं वो बैठते हैं, 10 लोग एचआर वाले बैठते हैं। तो सॉफ्टवेयर का एक्सेस जो रहेगा वो हर कंप्यूटर पे रहेगा, लेकिन एक्सेस हर कंप्यूटर पे लिमिटेड रहेगा। इन द सेंस अगर मार्केटिंग वाले हैं तो उनको जो डेटा, उनको जो वेब स्क्रीन दिखेगा वो सेल से कनेक्टेड दिखेगा, हर पर्सन का सैलरी नहीं दिखेगा, किसने कितना सेल किया वो। और अगर एचआर वाले हैं तो उनको मेन कौन सा दिखेगा? आपका सैलरी, जो सैलरी वाला पोर्शन है। अब जो इन्वेंट्री संभालता है उसको मेन कौन सा वेब स्क्रीन दिखेगा? खाली वो सॉफ्टवेयर में, जिसको बोलते हैं लिमिटेड एक्सेस, एक तरीके से कि उसको खाली वेब स्क्रीन पे एक स्टॉक का चीज़ दिखेगा। अगर वो जाएगा कि सैलरी किसका कितना है, वो क्लिक करने पे तो अनऑथोराइज एक्सेस बताएगा वहाँ पे। वो एक्सेस खाली किसको रहेगा? एचआर वाले को। तो उसको बोलते हैं चेंजिंग द वेब स्क्रीन। मतलब जब वो इंस्टॉल किया रहेगा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, तब वो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में ये सारा करवा के दे दिया जाएगा कि वेब स्क्रीन चेंज करना, मतलब किसको कितना एक्सेस देना है, वो सारा। वो बोलेंगे कि ये 10 मार्केटिंग वाले, तो उस हिसाब से क्या उसको बताना है। उसके बाद ये 10 कंप्यूटर कौन से, तो उसके लिए कैसा वेब स्क्रीन चाहिए करके। तो द एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस, और ये सब बोला है separately. The installation service includes changing the web screen for each type of user, for example marketing, inventory management, IT वगैरह. The installation service is routinely performed by other entities and does not significantly modify the software. मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे कुछ मॉडिफाई नहीं होता, ये तो खाली चेंजिंग द वेब स्क्रीन, मतलब एक्सेस के बारे में बात हो रहा है। कोई अगर कोई दूसरा भी आता है तो कोई सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, खाली एक्सेस को लिमिट किया जा रहा है वगैरह, तो वो मॉडिफिकेशन नहीं है सॉफ्टवेयर का, बस ऐसा बोला है। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। जैसे अगर आप मोबाइल वगैरह खरीदते हो तो अगर आप अपडेट नहीं करो तो भी वो चलेगा, और अपडेट करोगे तो भी चलेगा सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक। तो वैसे ये सॉफ्टवेयर है, इसका अपडेटेड वर्जन करोगे तो काफ़ी अच्छा है, शायद ज़्यादा स्मूथ चले वगैरह वैसा।
अपडेट नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बिना भी चलेगा टेक्निकल सपोर्ट के वगैरह। और डिटरमाइन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज द एंटिटी हैव, अगर ये आपको पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा करके यहाँ पे। सबसे पहले सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या मल्टीपल है? वाई मल्टीपल? द रीज़न अगर हम देखेंगे, हम कितनी चीज़ें दे रहे हैं? 4। हम लाइसेंस दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। क्या सामने वाला लाइसेंस हमारे से ले और इंस्टॉलेशन वाला चीज़ दूसरे से करवा सकता है? करवा सकता है, बिकॉज वो कोई बड़ा काम नहीं, खाली एक्सेस वाला जो आईटी वाला कोई भी पर्सन कर सकते हैं और एक चार्जेस ले लेगा। तो एक्चुअली में हम लोग 2 चीज़ें दे रहे हैं, लाइसेंस भी अलग से दे रहे हैं और वो जो वेब स्क्रीन चेंज कर रहे हैं उसका भी हम लोग ने अलग से चार्ज किया ही रहेगा जब इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अगर वो चाहे कि चार्जेस ज़्यादा है वगैरह तो बोलेगा हम लोग को खाली लाइसेंस दे दो, हम इंस्टॉलेशन किसी और से करवा लेंगे। और ऊपर से वापस अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो भी एक अलग सर्विस है, चाहे तो वो भी अलग से प्रोवाइड की जा सकती है। 2 साल तक आपको दिया जाएगा अपडेट्स और ये टेक्निकल सपोर्ट, 2 साल के बाद नहीं दिया जाएगा अपडेट वगैरह वैसा है। तो चाहिए तो वो भी हम अलग से, अगर उसको एक्सटेंड करना है तो वो भी अलग से पैसा देके एक्सटेंड करवा सकता है, नहीं कराना है तो नहीं कर सकता। मतलब जब मैं पैसा सामने से चार्ज कर रहा हूँ, मैं चारों चीज़ों का चार्ज कर रहा हूँ जो चारों अलग अलग बेची जा सकती है। टेक्निकल सपोर्ट, अपडेट्स अलग से बेचे जा सकते हैं, इंस्टॉलेशन का खाली सर्विस, कोई लाइसेंस किसी के पास हो तो हम जाके खाली इंस्टॉल करके उसका भी पैसा रिकवर कर सकते हैं, या तो खाली हम लाइसेंस भी बेच सकते हैं। मतलब 4 चीज़ें अलग अलग से सेपरेटली पता चल रही है कि बेची जा सकती है करके। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर हमसे खरीदे तो इंस्टॉलेशन हमारे साथ होगा तभी होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अगर वैसा केस हो कि भाई सॉफ्टवेयर और उसका इंस्टॉलेशन हमारे से ही होता है तो फिर वो क्या होता है, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाता। तो इस केस में चारों चीज़ें क्या मानी जाएगी? अलग अलग मानी जाएगी, बिकॉज वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल और सेपरेटली अलग अलग बेची जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका सिंगल इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है करके, 4 अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बस ये हमको लिखना रहेगा कि देयर आर 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस वैसा। तो एंटिटी है सॉफ्टवेयर डेवलप, एक बार क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा था? सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटिटी। क्या हुआ? तुम मेरे को ऐसा लगता नहीं ध्यान दे रहे हो करके, वैसे बहुत टाइम से। लिखो, एंटिटी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है और कस्टमर है यहाँ पे। तो वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है? ये जो सेलर है वो, ये जो सेलर है वो तो एक तो आपको सबसे पहले आपको लाइसेंस दे रहा है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। उसके बाद इंस्टॉलेशन अलग से है, आप इससे करवाओ तो भी ठीक है, बाहर से भी करवा सकते हो। उसके बाद अलग से अपडेट 2 साल के लिए प्रोवाइड हो रहे हैं और टेक्निकल सपोर्ट। तो ये 4 चीज़ों को क्या माना जाएगा? आपका डिस्टिंक्ट माना जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंगल इंटीग्रेशन एक्टिविटी कि हमारे से ये कराओ करके वगैरह, नॉट मॉडिफिकेशन एंड नॉट हाईली रिलेटेड वगैरह, अलग अलग भी हो सकता है सारों चीज़। तो ये डिस्टिंक्ट है एंड देयरफॉर 4 POs है यहाँ पे, 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। वही पूछा था हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर देयर। डन। तो यहाँ पे इसको इतना सेव कर देते हैं।